नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न एक टेस्ट सीरीज के रूप में हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें इन्होंने कुछ यात्रियों के नाम दिए हुए हैं और उनसे संबंधित देशों को दिए हुए हैं। तो इसमें देखना है कि किस यात्री का जो है विवरण गलत है। तो इसमें पहला विकल्प है इब्न बतूता मोरक्को, तो यह सही है। इब्न बतूता जो है दक्षिण अफ्रीका स्थित देश मोरक्को का निवासी था और वह तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था और तुगलक ने उसे महत्वपूर्ण स्थान अपने दरबार में दिया था और दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। कहाँ का? दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। बाद में वह उसे असंतुष्ट हो गया और पद से हटा दिया और 1342 ईस्वी के पास जो आसपास उसे चीन में अपने राजदूत के रूप में भेजा, लेकिन वह वहाँ तक जा नहीं पाया था और उसने अरबी भाषा में, किस भाषा में? अरबी भाषा में रहला नामक एक पुस्तक लिखी है। तो पहला विकल्प सही है। दूसरा है मार्को पोलो, तो मार्को पोलो इटली का निवासी था, यह भी सही है। मार्को पोलो जो है इटली का एक यात्री था और इसने जो है 13वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत की यात्रा किया था। इसके बाद जो इसने दक्षिण भारत का आर्थिक इतिहास भी लिखा है। दक्षिण भारत का आर्थिक इतिहास लिखा है जिसने उसमें बताया है कि दक्षिण भारत के जो राजा लोग थे, ये लोग जो है अपने ज़्यादा धन का अपव्यय कर देते थे घोड़े खरीदने में। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसको? मार्को पोलो को कहा जाता है। कहीं कभी इटली की जगह वेनिस दे दिया जाता है, तो दोनों, चाहे वेनिस आए चाहे इटली, दोनों आप को जो दोनों में से कुछ भी लिखिए। 1292-93 के आसपास यह आया था और जब यह दक्षिण भारत की यात्रा पर गया था तो उसमें मारवर्मन कुलशेखर आया। कुलशेखर पांड्य शासक था, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पांड्य शासक था। इसके बाद विकल्प सी है अब्दुल रज्जाक तुर्की, तो अब्दुल रज्जाक तुर्की गलत है। अब्दुल रज्जाक जो है एक खुरासान का यात्री था। कहाँ का? खुरासान, या आप इसको कह सकते हो फारस या ईरान का यात्री था और यह 1443-44 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था। बेसिकली जो है अब्दुल रज्जाक खुरासान के शाहरुख के दूत के रूप में कालीकट के शासक जमोरिन के दरबार में गया था और वहीं से जो है वह विजयनगर की यात्रा पर गया। और जब वह विजयनगर की यात्रा पर गया तो उस समय वहां का शासक कौन था? देवराज सेकंड। और इसने जो है इसका एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहों का उल्लेख किया है? तो अब्दुल रज्जाक ने ही विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहों का उल्लेख किया है। यह भी प्रश्न आता है। विकल्प डी है, तो हमारा सही आंसर होगा इसमें विकल्प सी। इसके बाद विकल्प डी दिया हुआ नूनीज भी एक पुर्तगाली यात्री था। फरनाओ नूनीज नाम था। फरनाओ नूनीज एक पुर्तगाली यात्री था और 1537 ईस्वी में भारत में आया था और यह एक घोड़े का व्यापारी था। उसने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। जब वह विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर गया था तो उस समय वहाँ का शासक था तुलोवंशी शासक अच्युत
राव वहाँ का शासक था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है क्रॉनिकल ऑफ फरनास, क्रॉनिकल ऑफ फरनास। ठीक है, तो हमारा सही आंसर विकल्प सी अब्दुल रज्जाक तुर्की जो है सही नहीं है। हमारा दूसरा प्रश्न है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जो है उत्तरदायी है। तेग बहादुर का समय अगर देखा जाए तो 1644 ईस्वी से लेकर 1675 ईस्वी है, और यह सिखों के नवे गुरु थे। इनकी धार्मिक नीतियों से जो है औरंगजेब असंतुष्ट हो गया और इनको जो है अपने दरबार में 1675 ईस्वी में बुलाया और इनसे इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए कहा। इनके मना करने पर 5 दिन की भीषण यातना के द्वारा जो है इनको मृत्यु प्रदान कर दी गई औरंगजेब के द्वारा। कभी कभी इनका पूछ लिया जाता है कि सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर किस स्थल या किस स्थान से संबंधित है या उनकी गद्दी कहाँ पे थी? तो मखोवाली इनकी गद्दी थी। और बाद में जो इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने जो है सिखों का नेतृत्व संभाला। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। हमारा अगला प्रश्न है, मित्रों आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, उसमें झांसी प्रभावित था, जगदीशपुर प्रभावित था और लखनऊ प्रभावित था। चित्तौड़ जो है जो राजस्थान का क्षेत्र था वह 1857 के विद्रोह से अछूता था, तो इसलिए चित्तौड़ हमारा सही आंसर होगा। झांसी में जो है झांसी की रानी जो मणिकर्णिका थी उन्होंने वहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। जगदीशपुर में जो है वहाँ के जमींदार कुंवर सिंह और लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो जो अलीपुर षड्यंत्र मामला या केस हुआ था उसमें कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। कब? 1908 ईस्वी में हुआ था। और यह केस बेसिकली जो है जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था उसी से संबंधित था और इसमें जो है कुल 34 लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पे मुकदमा चलाया गया। उन्हीं में से जो है अरविंद घोष भी थे। ज़्यादातर जो है इसमें अलीपुर षड्यंत्र मामले में ज़्यादातर लोग जो है अनुशीलन समिति के सदस्य थे, उन्हीं पे यह कार्रवाई की गई थी। और इसमें जो अरविंद घोष का इस मामले में बचाव किया था चित्तरंजन दास ने किया था। उनके वकील कौन थे? चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास ने जो है इस मामले से अरविंद घोष को पूरी तरह से बचा लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था? तो जो भारत का विभाजन हुआ था उसमें वाल्कन प्लान जो है लॉर्ड माउंटबेटन की मस्तिष्क की उपज थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही प्लान बनाया था वाल्कन प्लान का, जो कि भारत के विभाजन से संबंधित था। इसको इस्मा योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस्मा योजना यह अप्रैल 1947 में इसका प्रारूप आया था। अप्रैल 1947 में किस योजना के नाम से जाना जाता है? इस्मा योजना के नाम से जाना जाता है। इसको इस्मा योजना के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका जो प्रारूप तैयार हुआ था उसमें सर
हेस्टिंग्स इस्मा भी सम्मिलित थे। सर हेस्टिंग इस्मा और जॉर्ज एबल और लॉर्ड माउंटबेटन स्वयं इसमें सम्मिलित हुआ था। यह भारत विभाजन से संबंधित एक योजना थी जो कि 16 अप्रैल 1947 को देश में आई थी। इसको जो है कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो विक्रम संवत जो होता है, या ठीक है, विक्रम संवत वह 57 BC 57 ईसा पूर्व का है उसका समय, और जो शक संवत है वह 78 ईस्वी का है। तो अगर चूंकि इसमें अंतर पूछ रहा है तो 57 और 78 को जोड़ देंगे तो 135 आएगा। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है बुलर झील। बुलर झील कहाँ पे है? यह जम्मू कश्मीर में है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऋतुओं को कौन भारतीय कैलेंडर के अनुसार निम्नलिखित ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कुल 4 ऋतुओं के नाम दिए गए हैं और उनको हमें क्रमबद्ध रूप से लगाना है। हमारे भारतीय कैलेंडर में कुल 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर ऋतु। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने दिया शरद ऋतु। तो जो शरद ऋतु है उसका समय जो है अक्टूबर से नवंबर है। अगर इसको भारतीय उसमें देखा जाए तो इसमें अश्विन और कार्तिक माह होता है। इसके बाद देखा जाएगा ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु जो है बसंत के बाद आती है, ज्येष्ठ और आषाढ़ माह के में इसका समय होता है। तो मई जून का समय होता है। इसके बाद बसंत जो इस क्रम में पहला है भारतीय कैलेंडर के अनुसार। तो बसंत जो है बैसाख माह में बसंत ऋतु आती है। तो मार्च और अप्रैल इसका समय है। इसके बाद वर्षा ऋतु है। तो वर्षा ऋतु जो है तीसरी ऋतु है और श्रावण और भाद्रपद मतलब जुलाई से सितंबर के मध्य में होती है। तो इसका हमें क्रम चूंकि लगाना है तो सबसे पहले क्या इसमें आएगा? मार्च अप्रैल बसंत ऋतु सी आ जाएगा। उसके बाद बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी तो सी और बी आ जाएगा। बसंत के बाद ग्रीष्म के बाद कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु आती है तो डी आ जाएगा। सी बी डी ये हमारा सही आंसर है। सी बी डी ये विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो जो भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 जारी हुई है उसमें सबसे अधिक जो है जनजातीय जिलों की संख्या मणिपुर में है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? तो हृदय शहरों में देखना हमें कौन सा शहर नहीं है। कुल 4 शहरों के नाम दिए गए हैं। तो जो हृदय शहर है उसमें कुल 12 शहर हैं। ठीक है, तो इसमें आगरा है, इसमें एक मिनट, आगरा है, गया है, पुरी है और वारंगल है। तो इसमें वारंगल भी है, पुरी भी है और गया भी है। इसमें जो है आगरा नहीं है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। 30-12 की जो लिस्ट जारी हुई है हृदय की उसमें जो शहर हैं अजमेर है, अमरावती, अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में। अमरावती है आंध्रा में, अमृतसर है, वादामी है, द्वारिका है, गया है, कांचीपुरम है, मथुरा है
पुरी है, वाराणसी है, वेल्लोर है, वारंगल है। ठीक है, ये सब कुल 12 शहर हैं। अब ये क्या नाम है, ये देखना है कि हृदय क्या है। हृदय, हृदय को अगर देखा जाए अंग्रेजी में तो HRIDYA है, DYA हृदय। हृदय क्या है, तो हृदय को जो फुल फॉर्म है वह है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगमेंटेशन। ठीक है, क्या है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगमेंटेशन। ठीक है, धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना, यह जो है भारत सरकार के द्वारा 21 जनवरी 2015 से प्रारंभ की गई है और इसका लक्ष्य है कि देश भर में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण तथा उनका पुनरुद्धार करना। हमारा अगला प्रश्न है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जल प्रदूषण जो है वह उसमें घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। और जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का जो है उसको बोलते हैं VOD। BOD का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। ये जो है BOD है, ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक चूंकि होती है। और वह जो है BOD जो है जैव रासायनिक अपघटन के लिए जो है एक हिसाब से बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो जो मकड़ियाँ होती हैं गोशामर रेशम का उत्पादन करती हैं। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। और जो गोशामर रेशम है यह छोटी मकड़ियों के द्वारा बनाया जाता है। बेसिकली यह रेशम जो है खूंटी के खेतों में और छोटी या कम झाड़ियों वाले स्थानों पर पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। तो काशी लालिमा जो है भिंडी की एक प्रजाति है, और यह हरी भिंडी के स्थान पर लाल भिंडी है। और इसका जो है अन्वेषण, लाल भिंडी या काशी लालिमा का अन्वेषण जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान, इसका केंद्र कहाँ पे है, बनारस में ही है, वाराणसी में है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी के द्वारा जो है इसकी खोज या अन्वेषण की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो है शारदा नदी प्रवाहित होती है, गंडक नदी प्रभावित होती है और हिंडन नदी प्रभावित होती है। और सोन नदी का प्रवाह जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में है, इसलिए विकल्प पे हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है। अब हमें उस गलत संख्या की पहचान करना है। तो इसको तो देखिए हल करने के लिए 2, 6, 16, 38, 84, 168, 368, 750 दिया गया है। इसको हल करने का एक आसान तरीका है कि हमें देखना 2 और 6। तो 2 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, इसमें प्लस करेंगे 2 तो आ जाएगा 6। इसी प्रकार से 6 और 16 को लेंगे तो 6 गुणे 2 12 और प्लस 4, ये दोना होता जाएगा, 2, 4, 6, 8 ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है 16, 38, तो 16 दूनी 32 और 6 38 हो गया। तो 38 के बाद जो है 84 है, तो 38 दूनी 76, यहाँ पे 6 है तो 8 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो 84 दूनी 168, यही गलत है। यहाँ पे 168 नहीं होना चाहिए था बल्कि 84 दूनी 168 और 10 178 होना चाहिए था।
तो इसमें जो हमारा सही आंसर होना चाहिए वह है 168, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वादे की भूमि के रूप में मिंडानाओ को जाना जाता है, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मिंडानाओ द्वीप जो है फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून अनुच्छेद 253 के अंतर्गत बना सकती है, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। इसमें जो अनुच्छेद विकल्प ए में है अनुच्छेद 252। तो अनुच्छेद 252 में क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से अगर कोई विधि या कानून बनाया जा रहा है तो उसको बनाने की जो शक्ति होती है वह संसद की उसको बनाने की जो शक्ति होती है या विधि बनाने की संसद की जो शक्ति होती है और उसको जो है राज्य के द्वारा अंगीकार किया जाता है या स्वीकार किया जाता है। विकल्प बी है अनुच्छेद 249। तो अनुच्छेद 249 में जो है राज्य सूची के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति जो है संसद के पास है। अनुच्छेद 250 विकल्प सी। अनुच्छेद 250 में यदि कोई आपातकालीन घोषणा होती है, आपात की सिचुएशन होती है या आपात परिवर्तन में है तो राज्य सूची की विधि बनाने की शक्ति संसद के पास रहेगी। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ आर्टिकल्स थे, कुछ अनुच्छेद थे, उसके विषय में मैंने आप लोगों से चर्चा की। अगला प्रश्न है, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पत्थर किस राज्य से संबंधित है? तो पारंपरिक लोक नाट्य भांड पत्थर जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, विकल्प ए हमारा सही आंसर है। ये जो भांड पत्थर होता है वह कश्मीरी समाज में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संदेश प्रसारित करने का एक अनोखा तरीका होता था, विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो जो ब्रेंट इंडेक्स होता है वह कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित होता है, विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा मिर्जापुर में प्रारंभ हुई थी, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है मिर्जापुर के विंध्याचल में इसका शुभारंभ किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मिलियन शहर का मतलब 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर। तो इसमें जो है आगरा है, प्रयागराज है और मेरठ है, ये जो है मिलियन शहर हैं। मुरादाबाद जो है मिलियन शहर की श्रेणी में नहीं आता है, विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है? तो भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत जो सेवा क्षेत्र का है लगभग 54% है, लगभग 54%। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो सामान्य दृष्टि के लिए जो है विटामिन ए आवश्यक होता है, जिसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है,
सेंसेक्स, इसको इन्वर्टेड कामा में कर दीजिए। सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो जो बीएसई में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, उसमें कुल 30 कंपनियां सूचीबद्ध हैं। अगर उसको आर्थिक भाषा में देखा जाए तो ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है? 30 है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमारे संविधान के कुछ प्रावधान दिए गए हैं और उनके स्रोत दिए गए हैं, वो कहाँ से ग्रहण किए गए भारतीय संविधान में। तो पहला है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं, सही है। विकल्प बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड। तो हमारे संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्थान मिला है वह आयरलैंड से लिया गया, यह भी सही है। विकल्प सी है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, ऑस्ट्रेलिया। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं ली गई हैं, बल्कि यह कनाडा के संविधान से ली गई है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि कनाडा से ली गई। विकल्प डी आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां जो जर्मनी के संविधान, जर्मनी का जो वाइमर संविधान है वहां से ली गई है। विकल्प डी हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो भारतीय संसद की जो कार्यवाही शुरू होती है उसमें सबसे पहले जो है 1 घंटे का समय होता है प्रश्नकाल का। उसमें सांसदों को प्रश्न और उस पूछने का या आप उसका उससे प्रश्न पूछने का और उससे संबंधित उत्तर जानने का उसमें उनके पास अधिकार होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है 12 बजे 11 बजे से 12 बजे तक जो प्रश्नकाल का समय होता है, 12 बजे से लेकर जो है 1 बजे तक का समय जो है वह शून्यकाल कहलाता है। तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल जो शून्यकाल होता है, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, 27 जनवरी 2022 को विमानन कंपनी एयर इंडिया का स्वामित्व किस कंपनी को सौंपा गया? तो 27 जनवरी 2022 को विमानन कंपनी एयर इंडिया का स्वामित्व जो है टाटा समूह को सौंपा गया। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, ड्रामा श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की श्रृंखला है वह 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। तो अब की बार जो है ड्रामा श्रेणी में यह पुरस्कार जो है द पावर ऑफ डॉग फिल्म को प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो टोक्यो ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जो है वह जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से संबंधित हैं और इन्होंने जो है भारत का नाम रोशन किया है और भारत सरकार ने इनको 2022 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा की है और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है और यह जो है श्रृंखला 30 प्रश्नों की यह श्रृंखला है। यह एक टेस्ट सीरीज के रूप में या यह जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसका एक मॉडल पेपर है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।